एक जो हमारे सिस्टम का तरीका है इलाज का, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे इलाज के तरीके हैं, मॉडर्न है, सिद्धा है, आयुर्वेद है, चाइनीज़ है, वगैरह-वगैरह। और सभी सिस्टम्स के अपने कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, जिनको कि वो फ़ॉलो करते हैं, उसी की Luis, बेस पे वो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमारे सिस्टम यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के भी अपने कुछ उसूल हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको फ़ॉलो करते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे यहाँ जब इलाज की बात होती है तो हम इलाज को सबसे पहले इलाज बिल-ग़िज़ा, फिर बिल-दवा, फिर बिल-तदबीर से इलाज करते हैं। जिसमें कि सबसे बड़ा जो पार्ट होता है या सबसे रूटीन का जो अ, ट्रीटमेंट होता है वो इलाज बिल-दवा होता है। इलाज बिल-दवा में आम तौर से जो मर्ज़ है उसके हिसाब से दवा दे दी जाती है, आराम भी आता है। लेकिन यूनानी सिस्टम जिस तरीक़े इलाज की वजह से बाकी सिस्टम से मुमताज़ है, आला है और डिफरेंट है, वो एक इसका अपना तरीक़ा है, तनक़िये का तरीक़ा, नुज़ुत का तरीक़ा, इस्तफ़राग का तरीक़ा, जिसको कि हम मुंजिज़ या मतबूख़ कहते हैं। ये सिस्टम या ये समझ हमारे सिस्टम में बहुत पहले से पाई जाती है। इनफैक्ट बुकरात से भी पहले जब उस दौर के अतिबा थे, तो वो मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, एक ग्रुप था जो क़रक़ा मुख्ताला कहलाता था और वो इसी पर बेस्ड ट्रीटमेंट करता था। यानी उनका जो कॉन्सेप्ट था और उनका जो मानना था, उनकी जो समझ थी, वो ये थी कि एहतिबास और इस्तफ़राग मर्ज़ लिए ज़िम्मेदार हैं और मर्ज़ का इलाज होता है। तो यानी किसी चीज़ का रुक जाना या किसी चीज़ का निकल जाना, दोनों चीज़ मर्ज़ की वजह बनती हैं और किसी चीज़ को जिस्म के अंदर पहुँचा देना या किसी चीज़ को जिस्म में से निकाल देना, इलाज का तरीका है और वो मर्ज़ को ठीक करता है। लेकिन बाद में बुकरात के ज़माने में जब बहुत सारी तरमीम हुई, चेंजेज़ हुई और भी तरीक़े इसमें आए, तो उसको भी इख्तियार किया गया और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी को नहीं माना गया बल्कि दूसरे तरीकों को भी अपनाया गया। और इसको और ज़्यादा अ, वाइड किया गया, डिटेल में किया गया, चूँकि ये जो ख़िल्त का तसव्वुर है बुकरात के ज़माने से शुरू हुआ। इसलिए फिर यहाँ पर आने के बाद जो हमारे यहाँ 4 इख़्लात हैं, उनको समझा गया और उनके हिसाब से उसमें जो भी मादे की अ, गैर तबई सूरतें थीं, उनको समझा गया और उनको निकालने के लिए दवाएँ खोजी गईं, पहचानी गईं और उनको इस्तेमाल किया गया। तो हम उस तरीक़े इलाज की बात कर रहे हैं, जो मुनज़िज और मुस्हिल पर मबनी है। हम आज यहाँ पर मुनज़िज को ख़ास तौर से बात समझेंगे और एक बात के लिए आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहें कि आज और अभी कुछ नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, कोई लोड लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन दोबारा फिर बात करेंगे, तीसरी बार बात करेंगे, हम बात करते रहेंगे, धीरे-धीरे समझ में आता रहेगा। एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ, ऐसा अक्सर नहीं होता है, तो वो कोई बात नहीं है। बुक्स को भी हम कई बार पढ़ते हैं, लेक्चर्स को भी हम कई बार सुन सकते हैं। तो हम जब मुनज़िज की बात करते हैं, तो इसके साथ अपने आप में ही मुस्हिल का नाम जुड़ जाता है। क्योंकि मुनज़िज का जो मकसद होता है, वो मादे को जिस्म में से निकालना होता है। इसलिए निकालने का जो तरीका है, नुज़ुज़ देने के बाद, वो मुस्हिल का तरीका है। तो इसके लिए आमतौर से आपने देखा होगा कि 2 लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे कुतुब में। एक तो
मुंजिस और एक मतबूख, दोनों ही लफ्ज अरबी के हैं। फारसी में जोशांदे के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में डिकॉक्शन के नाम से जानते हैं, और आम जुबान में इसको जोशादा कहते हैं। हालांकि जोशांदा भी फारसी का जुबान है, और काढ़ा भी कहते हैं इसको। तो जो 4 खिलतें हमारे जिस्म में पाई जाती हैं, उनमें से खून के लिए नुजुस देने की जरूरत नहीं होती। उसको अगर या तो मुसफ़ियात देते हैं, मुबर्रिदात देते हैं, जिससे कि उनका गर्मी दूर हो जाए, हिजान दूर हो जाए, फसाद दूर हो जाए, या फिर उसको किसी जरिए से, फसद के जरिए से या हिजामा के जरिए से जिस्म से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये जो फस्द है, दल्क है, अलक है और हिजामा है, ये सब की सब जो तरीक़े इलाज है हमारे सिस्टम के, ये मुंजिस के सब्स्टिट्यूट्स हैं या उसकी थोड़ी लोकल कैटेगरी है। क्योंकि मुंजिस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जबकि मादा या तो पूरे जिस्म में हो या जिस्म के अंदर के आज़ा में हो, तब हम मुंजिस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मादा सुपरफिशियल है, ऊपरी तौर पे है, लोकल है, एक खास लिमिटेड एरिया में है, तब हम या तो फस्द करेंगे या हिजामा करेंगे या दलक करेंगे या लीच लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो मकसद जो होता है गैर तबई मादे का जिस्म से निकालना, तो खून को जब बारी होती है तो हम इस तरह से करते हैं। लेकिन बाकी, हालांकि जब हम खून निकालते हैं तो बाकी जो खिलतें हैं वो भी खून के साथ निकलती हैं, क्योंकि सारी खिलतें खून के साथ रहती हैं। इसलिए इसमें भी अपनी शर्तें होती हैं कि किस वक्त और किसको हिजामा किया जाए, और किसको कहाँ से फसद निकाली जाए, किस ऑर्गन के लिए फसद खोली जाती है तो वो उसके नजदीक है या दूर है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुंजिस की, इसीलिए डिटेल में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जब किसी भी इंसान के अंदर कोई खिल्त गैर तबई हो जाती है, तो हम आज बात कर लेते हैं पहले सफरा के बारे में। सफरा, सौदा, बलगम, इन तीनों खिलतों में नुजुज देने की जरूरत होती है। नुजुज के जो असली मानी है वो है पकाने के। अब पकाने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज को खाने के काबिल बनाना। लेकिन जब तिब्बी नजरिए से हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि किसी मादे को जिस्म से काबिल इखराज बनाना, जिस्म से वो निकल जाए इस काबिल बनाना। अगर कोई खिल्त गाढ़ी है तो उसको पतला करने के लिए मुंजिज दिया जाता है, तब हम उसको नुजुज देना कहते हैं। और अगर कोई खिल्त पतली है तो उसको हम गाढ़ा करके निकालते हैं। हाँ ना, एक तो यहाँ पर दो एक बात समझने की है, हम समझ कि जिस तरह से सिस्टम्स आगे बढ़ते हैं तो उनमें अपना एक डेवलपमेंट होता है, एक प्रोग्रेस होती है, एक कुछ एडिशंस होते हैं, कुछ नई समझ पैदा होती है। तो जिस तरह से कि हम जालिनूस की अगर हम बात करें, तो जब मुंजिस की बात आती है तो जालिनूस ये कहता है कि जो गलीज खिल्त है उसमें तो नुजुस देने की जरूरत होती है, लेकिन जो रकीक खिल्त है उसमें नुजुस देने की जरूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट ही फौरन ही मुसिल दिया जा सकता है। लेकिन उसके बाद शेख ये कहता है, जिसके कि हम भी कायल हैं और हम भी उसी लाइन पे चलते हैं, कि जालिनूस ने इनफैक्ट इस चीज को सही नहीं समझा कि जो रकीक खिल्त है वो ही बिना इस काबिल बनाए, थोड़ी सी गाढ़ी करे बिना, जैसे कि बलगम बिल्कुल अगर पतला होता है फेफड़ों के अंदर, लंग्स के अंदर, तो वो आपके अंदर ही अंदर रहता है और बाहर नहीं निकलता है। जबकि उसको हम कुछ दवाएं दे करके गाढ़ा कर देते हैं तो वो बआसानी थूक के जरिए, एक्सपेक्टोरेशन के जरिए बाहर आ जाता है, निकल जाता है। इसी तरह से और भी जो पतले मादे होते हैं उनको थोड़ा सा
गाढ़ा कर दिया जाता है तो वो बआसानी निकलते हैं। इसलिए खिल्त चाहे पतली हो या गाढ़ी हो, उसको नुज़ुज़ देना जरूरी होता है, यानी कि इस काबिल बनाना कि वो बाहर निकल जाए। तो जब हम सफरा की बात करते हैं तो सफरा में कई तरह से गैर तबई या गैर एतदाली पैदा होती है। जैसे कि सफरा जब बिल्कुल पतले बलगम यानी बलगम माई के साथ मिल जाता है तो हम इसको सफरा मिर्रा कहते हैं। जबकि आप देखेंगे कि मुंह कड़वा हो जाता है तो ये सफरा मिर्रा, यानी कि इसके अंदर पतला बलगम मिल गया है, तब ये सफरा मिर्रा हुआ। और अगर गाढ़ा बलगम, गलीज बलगम सफरा के साथ मिल जाएगा, तब हम इसको सफरा मोहिया कहते हैं। अगर सौदा मिल गया इसके साथ, सफरा मोहतरका कहेंगे। और सफरा खुद जल करके और एहतराक होकर के और इसमें गैर एतदाली या गैर मुतदिल हो गया तो ये सफरा जंगारी या कुर्रासी, जो कि सबसे खतरनाक किस्म है सफरा की। पहले के जमाने में तो इस तरह का सफरा बन जाने के बाद लोग बचते ही नहीं थे। आज भी अगर इसको सही ढंग से नहीं डील किया जाए तो नहीं बचते हैं, क्योंकि ये इसको जहर के बराबर कहा गया, लफ्ज जहर इस्तेमाल किया गया है किताबों में कि सफरा कुर्रासी एक किस्म का जहर है और ये अगर इसको सही ढंग से ट्रीट नहीं किया जाए तो इंसान नहीं बचता है। तो जब सफरा का गैर तबई सफरा, हम यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी खिल्त को जिस्म से निकालने की जरूरत तब भी महसूस होती है जबकि वो गैर तबई हो गया हो और उसकी वजह से कोई तकलीफ हो रही। कोई तकलीफ होती है तो ये समझ में आता है कि हाँ कोई खिल्त गैर तबई हो गई है तो उसको निकालने की जरूरत होती है। आमतौर से जब ये खिल्त गैर तबई होती है लेकिन बहुत कम मिकदार में होती है तो उसके सिम्टम्स जो हैं बहुत कम होते हैं और वो तादील या नॉर्मलाइज करने वाली चीजों से ठीक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को अगर मादी मामला नहीं है, सिर्फ सादा मामला है, गर्मी लग रही है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, जलन हो रही है, तो आप इसको ठंडी चीजें, ठंडे शरबत, शरबत संदल पिला दें, शरबत नीलूफर पिलाएं, शरबत बसूरी पिला दें या और फ्रूट्स के जूस पिला दें, ठंडा पानी पिलाएं, लस्सी पिलाएं, ठंडी हवा में रखें तो आमतौर से ये इसकी तादील हो जाती है। जल्दी हो जाती है, 1 दिन में, 2 दिन में, कुछ दिन में हो जाती है उसको आराम कराने से। लेकिन जब ये मादा ज्यादा होता है और किसी उजू पे ज्यादा असरअंदाज होता है तब उसको निकालने की जरूरत महसूस होती है। मिसाल के तौर पे किसी के दिमाग में अगर सफरा की वजह से खुश्की हो जाए, वहां पे गर्मी हो जाए, सर में पसीना आए, सर में जलन लगे, चक्कर आने लगे, तो ऐसे वक्त में हम जो मुंजिज देते हैं उस मादे को नुज़ुज़ देने के लिए। चूंकि सफरा का हमेशा ही खासा ये रहेगा कि वहां पर गर्मी और खुश्की रहेगी, तो इसलिए ऐसे वक्त पे जब हम उसका मुंजिज और मुसिल देंगे, और ये भी ध्यान में रखने की बात है कि सफरा का जो मुंजिज है वो 3 दिन या 5 दिन दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से ही नुज़ुज़ पा जाता है। ये अपने आप में ही सबसे लतीफ, सबसे पतली और सबसे तेज खिल्त है, इसलिए इसको बहुत दिन नहीं लगते हैं इसको इस काबिल बनाने में। तो जब हम इसको मुंजिज देते हैं उसके बाद मुसिल देते हैं तो ये जिस्म से बाहर निकल जाती है। बस हमें मादे का नुज़ुज़ देने के बाद पहली बात तो मुंजिज में भी ध्यान रखा जाता है और उसके बाद मुसिल में भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि जब हम मुसिल देते हैं तो जिस ऑर्गन से हम मादे को निकाल रहे हैं उस वक्त उस तरह की दवा निकालेंगे। जैसे कि जब दिमाग से हम निकालेंगे तो शेम हंजल का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि
दिमाग से पूरी तरह से सफरा निकल जाए, नॉर्मलाइज हो जाए। अगर हम इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से निकालेंगे तो गारिकून बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह से हर सिस्टम के हिसाब से अपनी दवाएं हैं। सफरा को ज्यादातर तादील के जरिए ठीक किया जाता है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और हमारी प्रैक्टिस में आमतौर से ऐसा होता है। लेकिन जब कभी भी सफरा का जोर हो जाए तो उसको नुजुज भी दिया जाता है। अब मुजिज और मुसहिल के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि दूसरे तरीकों के लिए भी, कि फस्द के लिए भी अपनी कुछ शर्तें हैं, हिजामा की भी कुछ शर्तें हैं, इसी तरह से मुंजिज और मुसहिल के लिए भी कुछ शर्तें होती हैं जिनको आपको देखना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। हम उसके बारे में बात करते हैं। मैंने स्लॉट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मुंजिज का मकसद इस्तफराग होता है, यानी कि जिस्म से मादे को खारिज करना। तो हमें पहली बात, जो पहली शर्त है इसमें, ये सारे के सारे पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आप अपनी प्रैक्टिस में आए दिन देखते होंगे और जब हम यहाँ बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ऐसा तो होता तो है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि फिलहाल या तो नहीं देखे होंगे या समझ में नहीं आते हैं, तो अगली बार समझ में आएंगे। लेकिन ये तब होता है जब हम इसको बार बार सुनें, पढ़ें, देखें, समझें। तो सबसे पहली जो शर्त होती है इसमें, इम्तिला, जिस्म के अंदर उस मादे का भरा हुआ होना जरूरी है जिस खिल्त को कि हम बीमारी की वजह समझ रख रहे हैं। वो कुछ भी हो सकती है, वो सफरा हो सकता है, वो सौदा हो सकता है, वो बलगम हो सकता है। तो पहला हम तो हमें ये देखना है। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि किसी भी इंसान जिसको कि हम मुंजिज दे रहे हैं उसको हम मुसिल भी देंगे तो उसकी इस काबिल कुव्वत है या नहीं। यही वजह है कि बच्चों को और बूढ़ों को मुंजिज और मुसिल नहीं देते हैं। 10 साल से पहले, 60 साल से ऊपर, आमतौर से ये कह सकते हैं हम। इसमें थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि सही उसूल जो है वो तो इस तरह से है कि जब तक के, जो हम डिटेल में अगर इसको समझे तो ये है कि जब तक के इंसान का बदन पूरी नशो नुमा नहीं पाले, पूरा मैच्योर नहीं हो जाए, तब तक मुंजिस और मुसिल नहीं देने चाहिए। कोई इमरजेंसी आ जाए तो ठीक है, 12, 15, 14 साल के बच्चे को, 17, 18 साल के बच्चे को दे सकते हैं। नहीं तो कोशिश ये की जाए कि अगर जरूरत नहीं पड़े तो बेहतर है। इसी तरह से 60 के बाद यूं मान लिया जाता है कि सबकी 60 एक से नहीं होते, इसलिए आप यूं समझ सकते हैं कि जब आजा कवा घुलने लगे, इन्हितात होने लगे, तब मुंजिज और मुसिल नहीं देते हैं। तो इसको हम आमतौर से 10 से 60 कह देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन अगर करें तो अंदर की बात इस तरह से सामने आती है। तो दूसरी जो शर्त है वो कुव्वत की, चूंकि मुर्जिज और मुसिल जो होते हैं वो अंदर जाकर के एक हीजान पैदा करते हैं, एक खलबली मचाते हैं जाकर के। और उसकी वजह से उस जिसको पेशेंट को हम ये मुंजिज दे रहे हैं उसमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए कि वो उस सब को बर्दाश्त कर सके। और उससे पहले कुव्वत के मामले में हमें तीनों कवा जो हैं उसके, तबिया, हैवानिया, नफसानिया, इनको भी देखना है कि वो इसके किसी कुव्वत में कमी तो नहीं आ जाएगी। तो इसको, सब चीज को देखने के बाद हमें मुंजिज देना है। फिर मिजाज देखना होता है कि अगर किसी इंसान के मिजाज में बहुत ज्यादा गर्मी है, चाहे उसको सफरा का गलबा है, मादा है, मुंजिस की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन मिजाज में इंतहाई गर्मी है, तो ऐसे वक्त में हम उसको मुंजिस नहीं देंगे, बल्कि तादील करेंगे, तबरीद करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत होती है तो फिर मुंजिस और मुसिल देंगे हम। एक इसी कड़ी में जो नंबर आता है कि बॉडी बिल्ड, कदोकामत इंसान का देखा जाता है कि उसका कितना बड़ा कदोकामत है, उसके हिसाब से मुंजिस मुसिल तय किया जाता है।
मौसम के लिहाज से बात करें तो सख्त गर्मियों में हमेशा हम इस बात का लिहाज रखते हैं, आप भी रखिएगा, कि ज्यादा गर्मियां जब होती है, सख्त गर्मियां होती हैं तब, और सख्त सर्दी होती है तब मुंजिज मुसिल नहीं दिया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो जिनका पेशा ही इस तरह का है कि उनके जिस्म में से हर वक्त इस्तफराग होता रहता है, जैसे कि रिक्शा चलाने वाला है, या लोहार का काम करने वाला है, या किसी भट्टी पे काम करने वाला है, उनका हर वक्त ही ये रहता है। तो उनको ये समझ करके कि इसके मादे का इज्तिमा हो गया है और मुंजिज मुसिल देना वो मुनासिब नहीं है। तो इस सारी बातों को मुंजिज और मुसिल देने से पहले ध्यान रखा जाता है। अब मुंजिज को अक्सर वैसे तो हर खिल्त के अपने कुछ नुस्खे, कुछ दवाएं तय हैं, लेकिन फिर भी जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से आप उसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर होता है और आपके पेशेंट की जरूरत के ऊपर होता है। मैं यहाँ पर सलाह दूंगा कि जो भी लोग इस मुंजिज और मुसिल के तरीके को अपनाना चाहते हैं तो वो अपने पास मैक्सिमम 15 तरह की जो हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो अपने मतलब में रख सकते हैं। उन्हीं में से कम ज्यादा या एक दो ये ऐड करना, निकालना, घटाना, बढ़ाना सब करके ये नुस्खे तैयार हो जाते हैं ऑलमोस्ट। और इतनी हर्ब्स तो अपने पास रखी जा सकती हैं। तो मुंजिज और मुसिल के लिए हम फिलहाल सफरा की बात कर रहे हैं, तो एक उसूल होता है, पहले भी बात करी हमने, इस बार फिर से ध्यान करें कि अगर किसी भी पेशेंट अगर आता है हमारे पास और कोई भी समझ में नहीं आती है कोई चीज, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमसे भी होता है, मॉडर्न वालों से भी होता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी कोई कॉज नहीं समझ में आता है। तो ऐसे में हमारे यहाँ एक नुस्खा तैयार रहता है जिसको हम नुस्खा खलाल शिकम कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये नुस्खा हर तबीब को आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बल्कि पास में रहना चाहिए। अब कहने को ये कहा जाता है कि जब डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है तब इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें थोड़ी सी रियायत ये रहती है कि ठीक है, हम आज के हिसाब से इसको हर बार बहुत जल्दी से डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, तो इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब थोड़े दिनों के बाद, हमें कुछ टाइम के बाद, हमें जब तजर्बा हो जाता है, हम इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो फिर ठीक है, हम उसी हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रख सकते हैं। पहले ही दिन से देखिए कोई भी एक्सपर्ट नहीं बनता है, और ना ऐसा सोचना चाहिए, ना ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। शुरुआत में धीरे धीरे चलते हैं, उसके बाद स्पीड बढ़ती है, कुछ गलतियां भी होती हैं, कुछ कमियां भी रहती हैं, तो उस सब चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, और ये सब होता है। तो नुस्खा हलाल शिकम में ये चीजें गुल बनफशा, मबीज, बैख कासनी, बादियान और बरगाउसपा, ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आम तौर से आप ज्यादातर केसेस में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसमें अगर थोड़ी सी, ये 5 चीजें तो अपनी जगह रहती हैं, और मैं ये सलाह दूंगा कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं, कितने नहीं करते हैं, लेकिन बहरहाल जो भी इस तरफ इंक्लिनेशन रखते हैं तो वो अपनी प्रैक्टिस में सबसे पहले इसी चीज से शुरू करें। बाकी जो एक्सेक्ट नुस्खेजात हैं वो इसके बाद वाली हमारे समझ के बाद शुरू कर सकते हैं। हम सबसे पहले हम इसको अपने प्रैक्टिस में अगर लेना, एक तो यह है कि इसमें दवाएं बहुत कम होती हैं, और सारी की सारी दवाएं पेशेंट को आराम से खाने में आ जाएंगी, इनका टेस्ट खराब नहीं होता, और इनका कोई नुकसान नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नुस्खा बना ही इस तरह से है कि अगर पेशेंट को कोई सी भी किस्म में परेशानी है तो ये करेगा तो फायदा करेगा, एक तरफ इशारा दे देगा कि किस तरफ ये कोई भी इंडिकेशन होगी वो सामने आ जाएगी, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ, इसको सफरा का गलबा है कि इसको बलगम का गलबा है, तो हम आगे उस तरफ से सोच सकते हैं, और नुकसान इसका कोई नहीं होता। बस इतना सा ध्यान रखना होता है कि
मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को खांसी जुकाम है, फेफड़ों की लंग्स की कोई प्रॉब्लम है और हमारी नहीं समझ में आ रही है, ये आम खांसी जुकाम नहीं, बहुत पुराना खांसी जुकाम जिसके लिए सब इन्वेस्टिगेशन हो चुके हैं, सब कुछ, फिर भी नहीं समझ में आता परेशानी, तो ऐसे में तब हम देंगे तो इसके साथ हम खत्मी, फुब्बाजी और मिला दें। पहले के जमाने के लोग इसको 7-7 ग्राम लेते थे, लेकिन आज के जमाने में ये 5-5 ग्राम लिया जा सकता है, क्योंकि आज के ख्वाब पहले के मुकाबले में थोड़े से कमजोर हैं। तो अब हम ये मानते हैं कि इसको 5 ग्राम, सब 5-5 ग्राम लिया जाए। अगर किसी को इसमें मान लीजिए ज्वाइंट्स पेन है और सारी रिपोर्ट्स कुछ नहीं बता पा रही हैं, तो इसी नुस्खे में हम सूरंजान शामिल कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई केस डाइजेस्टिव सिस्टम का या कहिए कि विसेरा का या वर्म आशा का आता है, जिसमें कि हमें एक्जैक्टली नहीं पता लग पाता कि ये इसकी प्रॉब्लम किडनी में है या लीवर में है या क्या वजह है, कैसी है, सब कुछ। तो उस वक्त फिर हम इसी नुस्खे के साथ जो अर्कियात हैं, जैसे अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क बादियान का इस्तेमाल करते हैं। तब वो यही नुस्खा उन ऑर्गन्स पे जाकर के और उनका जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको हटाता है, और फिर बात समझ में आने लगती है। यानी कि आप एक यूं कह सकते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैं, एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस तरीके को हम अपनाते हैं। तो इससे पेशेंट्स का जिस भी खिल्त का गलबा है, जो भी है, वो चीज सामने आ जाती है और फिर हम उस तरफ बढ़ सकते हैं। तो मुझे सफरा की भी हम बात कर लेते हैं ये, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी, ये उन लोगों के लिए आगे के लिए बता रहा हूँ जो पहले से इसको करते हैं और इसमें समझ है तो ठीक है, हम मुझे सफरा इस्तेमाल कर लें, लेकिन बाकी सब लोग जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए ये नुस्खा खलाल शिकम से शुरुआत की जाए तो बेहतर रहेगा, बहुत आसानी से बात समझ में आने लगेगी। तो मुंजिल सफरा आमतौर से जो आमतौर से सब जगह चलता है वो गुल बनफशा, गुल नीलोफर, चात्रा, तुखम कासनी, बैग कासनी और गुलसुर। ये चीजें मैं दोबारा बोल देता हूं जो लिख रहा हूं: गुल बनफशा, गुल नीलोफर, चात्रा, तुखम कासनी, बैग कासनी, गुलसुर। ये 5-5 ग्राम लेकर के, और वही जो तरीका है जोशादा बनाने का उसी तरह से करके, और 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन दिया जा सकता है। और इसके साथ अक्सर टिकटजीबीन सादा मिला दी जाती है। ये देने के बाद मुसिल सफरा भी हम नोट कर लें तो ठीक है, फिर जरूरत पड़े। मग्ज अमलताज, पोस्ट हलीला जर्द, सना मकी, जरेश्क, गुल बनफशा, सकमूनिया मुशब्बी, हलीला स्याह, ये और हलीला काबली, कतीरा। ये एक गोली बनती है हब्बे मुबारक के नाम से, आपने कभी पढ़ा होगा बुक्स में, अक्सर हब्बे मुबारक का बहुत जिक्र होता है। तो हब्बे मुबारक गोली मुसिल सफरा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। जो लोग मुसिल उस तरह से नहीं पी पाते हैं या कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हो, तो ये तैयार की हुई, जैसे हब्बे अयारज है, दिमाग के तनकिए के लिए तैयार रहती है। हब्बे बनफशा लंग्स के तनकिए के लिए तैयार रहती है। इसी तरह से हब्बे मुबारक जो है सफरा के तनकिए के लिए तैयार रहती है। लेकिन अगर मुफरदात के तौर पे हम इस्तेमाल करना चाहें तो इसमें फिर वो ये नुस्खा भी लिखने हैं, सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं। पोस्ट हलीला जर,
आलू बुखारा, सपिस्ता, सना मकी, उन्नाब, तुख्म कासनी, तुख्म कसूस। तो ये चीजें मुसिल के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मुसिल के बाद तबरीद हमेशा की जाती है, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। चूंकि जैसा कि मैंने कहा, हम जब मुंजिस देते हैं तो जिस्म के अंदर एक खलबली, एक हीजान पैदा होता है, और उससे जब जो खिल्त फासिद है वो निकलती है, चाहे कोई सी भी खिल्त हो, तो वो खिल्त जब निकलती है तो तमाम जिस्म की उरूक में इरिटेशन पैदा होता है, और ख़ास तौर से मकद में, एनस में बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों को तो पाइल्स भी हो जाते हैं, कुछ लोगों का छिल जाता है, कुछ तो ऐसे वक्त में एक तो ठंडे पानी का इस्तेमाल वॉश करने के लिए बोला जाए, और एक दिन या 2 दिन तबरीद के लिए खमीरा गाजुबा सादा, उसमें इसबगोल के दाने साबुत डाल करके और खाने को बोला जाए। कभी कभी बालंगो भी, तुख्म बालंगो भी खिलाया जाता है, लेकिन बहरहाल ये एक तबरीद बड़ी ज़रूरी होती है। इससे सब कुछ सेटल डाउन हो जाता है और उसका जो नुकसान है वो नहीं होता है। आमतौर से हमने देखा है कि इस चीज़ को भुला दिया जाता है। तो मुंजिस सफरा 3 दिन या 5 दिन के लिए होता है। अब मैं थोड़ी सी जहन में आ रही है वो बात मैं कहूँ, मुझे चूंकि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि हमारे अभी इस वक्त हुक्मा हजरात जो हैं उसमें कितने लोग पुराने हैं, कितने नए हैं, कितने यूनानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितने कुछ परसेंट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी यूनानी में प्रैक्टिस करना चाह रहे हों। तो उनके लिए एक मेरी सलाह रहती है हमेशा, और बहुत से लोग इसमें कामयाब रहते हैं, बहुत से क्या, सभी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप यूनानी में प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं तो जो भी जिस भी पैथ में फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप करिए। अपनी क्लिनिक पे कुछ चीजें, सिर्फ 5 चीजें मैक्सिमम ऐड कर लीजिए अभी शुरुआत में बस। इसमें एक जवारिश कमूनी, दूसरा शरबत दीनार, तीसरा सफूफ हाजिम, और चौथा कुर्स तिनकार। बस इस इब्तिदा में ये सलाह उन लोगों के लिए है जो अभी तक 100% एलोपैथी में कर रहे हैं, लेकिन जज्बा रखते हैं, चाहत रखते हैं कि यूनानी में आए। तो ये एक हकीकत है और ये मानने वाली बात है, और इसको उसी तरह से लेना चाहिए कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, ये 5 चीजें आप रखें। जो भी पेशेंट आएगा आपको पेट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम का, सफूफ हाजिम आप थोड़ा सा उसको, चाहे आप अपने हिसाब से अपने ही प्रिस्क्रिप्शन में कुछ अमाउंट बढ़ा दें, वो आपके ऊपर होगा, लेकिन शुरुआत में इसका कुछ चार्ज ना करें और ऐसे ही दें, और बल्कि अपनी क्लिनिक में ही बैठकर खिला दें उसको कि बैठिए, ये लीजिए, मुंह में डालिए, पी जाइए। शुरुआत में बहुत से लोग होंगे जो बहुत अच्छे रेस्पॉन्स नहीं देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जो डेडिकेटेड रहते हैं वो जीतते हैं। डेडिकेशन के साथ इस काम को करते रहिए। कोई शख्स अगर किसी तरह की कब्ज की, गैस की, पेट भारी होने की शिकायत करता है, उसको अपने सामने ही क्लिनिक में फौरन जवारिश कमूनी कबीर खिला दीजिए थोड़ी सी। बाकी जो भी आप देते हैं, आपका जो भी ट्रीटमेंट है वो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई शख्स अगर कब्ज की शिकायत करता है, जो कि अक्सर होता है, या कोई भी और प्रॉब्लम्स हैं, तो आप पुरस्तिनकार उसको 2 गोली रात को खाने को दे दीजिए। और आपको बाकी आपका जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसमें किसी भी तरह के कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट है वो भी वही लीजिए, मेडिसिन है वो भी वही दीजिए, जो आपका तरीका है, जो उसूल है, उनको अपनाइए सबको। बस उसमें ये एक ऐड करना है। शुरुआत में बहुत से लोग आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे, कोई चटनी कहेगा, कोई चूरन कहेगा, कोई इसको मैंगनी कहेगा, कोई कुछ भी नाम देगा, बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है। लेकिन एक वक्त आएगा, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ रहे तो एक वक्त आता है
जब लोग आपके पास उसी चीज को लेने के लिए आते हैं और लाइन लगाते हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ लेते हैं और ज्यादा बड़ा अमाउंट देते हैं, रेस्पेक्ट भी देते हैं। हालांकि इस सब में टाइम लगता है, लेकिन ये होता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम पहले तो शुरू करें और उसको कंटिन्यू रखें। ये हमने बहुत लोगों को, ये जो पर्सनल टच में है, इसी तरह से स्विच ओवर करवाया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर भी कभी अगर किसी को आपकी प्रैक्टिस के बाद भी कोई जरूरत पड़ती है किसी तरह की, तो आप खुद भी कोई ऐसी मेडिसिन लिखने की जरूरत पड़े लिख सकते हैं या कहीं भेज सकते हैं। तो आप अपनी प्रैक्टिस में ये 5 चीजें कल से ही शुरू करिए। इसके बाद फिर आप इसके बाद जो होता है वो ये होता है कि एरिया वाइज बात होती है कि आपके एरिया में किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं, या आपके पास किस तरह के केस आते हैं, या आपका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उसमें जैसे मिसाल के तौर पे क्लिनिक है जिसमें कि जोड़ों के दर्द के केस ज्यादा आते हैं, तो ठीक है, आप जो भी देते हैं अब आप हब्बे असगंद और बढ़ा लीजिए। बस आप ये देखिए कि क्या ये पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि ये मेरे जोड़ों का दर्द कभी कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जा रहा हूँ मुंजिस मुसल से, लेकिन ये भी यूनानी की काम की चीजें, इसलिए फिलहाल मैं चाह रहा हूँ कि फिर कभी ध्यान में रहती नहीं है बातें। लेकिन तो बस ये ध्यान रखिए कि क्या पेशेंट ऐसे बोल रहा है कि दर्द मेरे कभी इस तरफ होता है, कभी इस पैर में, कभी इस हाथ में, कभी ऊपर, कभी नीचे, या कभी कम या कभी ज्यादा, क्या ऐसा होता है, तो फिर ठीक है, आप हब्बे अस्कंद अपने रूटीन में ले लीजिए और उसको 2 गोली सुबह नाश्ते के बाद, या आपकी अगर कोई और दवा चली तो दोपहर में या रात में जब भी हो सके 2 गोली दिन में रोज उसको ये खिलाने की डाल दीजिए आप। और अगर कोई पेशेंट ये कहता है कि नहीं जोड़ों में दर्द जो रहता है वो बराबर रहता है, तो ठीक है, हब्बे सूरंजान 2 गोली रोज रात को खाने को शुरू कर दीजिए। ये हम अभी इसका मुकम्मल इलाज नहीं कर रहे हैं, हम उसको आदत डाल रहे हैं इन दवाओं का असर दिखाने के लिए, इनका इफेक्ट दिखाने, क्योंकि आप जब जोड़ों के दर्द का पेशेंट आएगा तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दे रहे हैं, वो अपना काम करेगी। आप ये नहीं देते तब भी वो चल रही थी, न जाने कब से चल रही हैं, काम कर रही हैं, लेकिन हम उसको इन दवाओं की आदत डाल रहे हैं। दूसरी तरफ हम उनको दवाओं को खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इसको देंगे और पेशेंट आकर के आपको फीडबैक देगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि इसी पेशेंट को जब हम इतने दिनों से इतनी बार पहले ये दवाएं देते थे ऐसा रेस्पॉन्स मिलता था, और ये दवा देने के बाद एक अलग तरह का रेस्पॉन्स है, तो आप उसको ये देंगे, फिर वो खुद से बार बार अगली बार आएगा तो वो जरूर कहेगा आपसे कि डॉक्टर साहब ये इसके साथ साथ वो गोलियां है ना वो भी दे दीजिए, मुझे उनसे बड़ा फायदा होता है, बहुत अच्छा, वो भी दे दीजिए। फिर आपके पास मौका होता है कहने के लिए कि आप ये लीजिए और ये गोली भी साथ में ले लो। फिर आप अपने पास से जो भी और जरूरी लगती हो आपके पास, चाहे वो फिर माजून सुरंजान हो सकती है, माजून उशबा हो सकती है, कोई सी माजून हो सकती है, या कोई गोली हो सकती है। अब दर्द ही के पेशेंट जिस क्लिनिक में ज्यादा आते हैं, तो ये जो दर्द की वाली बात बताई, एक दर्द होता है एक लंबा दर्द सीधा, तो ऐसे दर्द अगर कोई बताता है आपको तो आप हब्बे अजरा की शामिल कर दीजिए। ये मैं बहुत ही बेसिक्स और शुरुआती प्रैक्टिस के रुझान की बात कर रहा हूँ, बाद में आप खुद इसको करते करते एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अब आपके पास एक दूसरी क्लिनिक है, वहां पे मिसाल के तौर पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के केसेस ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि आजकल के आ रहे होंगे। आप एक शरबत आप खुद बनाएं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी कंपनी जहां से भी अच्छा बना हुआ मिलता है शरबत ऐसी गले की खराश के लिए, जैसे कि हमारे यहाँ होता है जो शरबत, हमने उसका पहले भी लिखा है, मैं आज भी बोल देता हूँ, जो खुद बनाना चाहते हैं खुद बनाएं, हमसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। गुलबनफ्शा, खत्मी, खुब्बाजी, गाउजुबा, उन्नाब, ये 5 चीजें बराबर वजन में लेकर के, अगर आप 50-50 ग्राम लेते हैं तो 1 किलो शक्कर डाल लीजिए, 100 ग्राम लेते हैं तो 2 किलो डाल दीजिए, और इसका शरबत बनाएं। पेशेंट को अपने पास उस वक्त पिलाएं तो ठीक है, लेकिन वैसे ही गर्म पानी में ज्यादा बेहतर काम करता है। रात को सोते वक्त आधा कप गर्म पानी और 30 ml ये शरबत घोल के और चाय की तरह पीने को बोलिए।
सुबह आकर के वो बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स देगा आपको गले की खराश के लिए, और फिर कुछ दिन के बाद हर बार खुद के लिए मांगेगा और दूसरों को जिसको लाएगा वो जरूर देना, साहब आपकी काली दवा जरूर देना, वो बोतल जरूर देना, ये पेशेंट कहने लगेगा। उसके बाद फिर हमें मौका मिलता है कि हम अपनी दूसरी दवाओं को भी प्रमोट कर सकें, उसको कह सकें तजुर्बे के लिए। तो इस तरह से धीरे 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 करके, और पेशेंट्स को भी आदत पड़ जाती है कि हाँ, यहाँ पे एक फायदा ये और होता है कि वैसे वो देखता है कि सारी क्लिनिक्स जो है वो एक सी क्लिनिक है, सभी जगह एक सी गोलियां मिल रही हैं, सभी कुछ एक सा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, कोई 2 काली गोलियां मिलती हैं रात को, कुछ या शरबत मिलता है या कोई चूरन मिलता है या कोई चटनी मिलती है जो कि अलग से काम देती है। पेशेंट उस वक्त नखरे दिखा सकता है, लेकिन जब उसका रिजल्ट मिलता है, फायदा होता है, तो वो दोबारा से उस चीज को मांगता है, क्योंकि आराम सबको चाहिए, फायदा सबको चाहिए। फिर बाद में वो ये नहीं देखता कि मुझे चूरन खाना पड़ रहा है या गोली अच्छी नहीं लग रही कैसी हो, तो आपके पास फायदे के लिए, आराम के लिए आया है, आराम जिस चीज से भी मिल जाए, तो फिर वो खुद ब खुद कहता है। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं सब धीरे धीरे करती है कि फिर वो दूसरों को भी लाता है, तीसरों को भी लाता है, चलो मेरे साथ चलो, और वहां पे मैं दिलवाऊंगा वो शरबत रोक साहब से। तो इस तरह से आप थोड़ा 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 करके और अपनी यूनानी को प्रमोट कर सकते हैं, यूनानी की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर धीरे 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 स्विच ओवर होते जाते। टाइम लगता है, मतलब आप मैं अपने जो कराता हूं मैं वही कहूँ कि मैं 5 साल का टारगेट देता हूँ। कहने को 5 साल एक लंबा पीरियड लगता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो तमाम उम्र ही गुजर जाती है, धीरे 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 करके सब गुजर जाती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 10 साल 15 साल 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इतना टाइम भी गुजर गया, कुछ होंगे जो कम के हो सकते हैं। तो लेकिन अगर हम ये करें कि इस 5 साल में मैं धीरे धीरे करके और पूरी तरह से यूनानी पे स्विच ओवर कर जाऊंगा, तो फिर आप 5 दवाओं से शुरू करते हैं, 6 7 8 9 10, उसके बाद फिर गिनती ही नहीं रहती, आप गिन भी नहीं सकते, फिर एक अंदाजा ही होता है कि मेरे पास इतने जो है ये सब। तो इस तरह से यूनानी में आप स्विच ओवर कर सकते हैं। और यूनानी का एक खास फायदा फिर ये भी होगा कि आपके पास क्रोनिक केसेस आएंगे और कम दवा में ज्यादा रेस्पॉन्स, ज्यादा पैसा, ज्यादा इज्जत मिलती है। तो बहरहाल हम इस बात को कर चुके, मेरे ख्याल से नहीं पता बोर हो रहे हैं या इंटरेस्ट ले रहे हैं। डॉक्टर ना बताएंगे। सर प्लीज सर शरबत का फार्मूला दोबारा से रिपीट कर दीजिए। शरबत गले की खराश वाला? यस सर। जी, गुलबनफ्शा, तुख्म खत्मी, तुख्म खुब्बाजी, बरगाजुबा, उन्नाब। सर सब कितने हम वजन? मकदार? जी हम वजन सब? जी हाँ, वजन। अब इसमें एक रियायत होती है कि अगर हम अ, अच्छा पैसा वसूल नहीं कर पाते हैं तो हम गुलबनफ्शा की जगह हंसराज डाल सकते हैं, रिजल्ट तब भी वही रहेगा, बस थोड़ी सी इसमें वो लताफत का फर्क पड़ता है। लेकिन आप हंसराज डालते हैं तो ये बहुत सस्ता हो जाता है, और गुलबनफ्शा डालते तो कॉस्टली रहता है। हर चीज में होता है क्वालिटी, लेकिन आप शुरुआत में हंसराज के साथ बना सकते हैं। सर में शुगर कितनी चाहिए होती है? अगर हम 50-50 ग्राम ले रहे हैं तो 1 किलो शुगर डालेंगे, यानी 250 ग्राम पे 1 किलो शुगर, और फिर 30 ml की डोज रहेगी, आधा गिलास गर्म पानी में। सर इसको जोशांदे की शक्ल में नहीं दे सकते सर, शरबत के बजाय? हाँ हाँ, आप हाथों हाथ दे सकते हैं जो शरबत बनाकर, बस उसमें अगर कोई डायबिटिक है तो ठीक है, विदाउट शुगर दीजिए, वरना शुगर जरूर डलवाइए जो शादी में इसमें, क्योंकि शुगर जो है इस चीज को एब्जॉर्ब करवाने में बहुत मदद करती है। सर जो पेशेंट्स का ज्यादातर कंप्लेन ये है कि यूनानी के जो शरबत रहते हैं बहुत ज्यादा मीठे रहते हैं, मतलब इवन नॉन शुगर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स भी जो है शुगर की कंप्लेन ज्यादा करते हैं, यानी बहुत ज्यादा स्वीट है। ये वाला कंप्लेन अक्सर करते हैं, और आजकल ये ट्रेंड भी चला हुआ है ना कि शुगर ज्यादा यूज नहीं करना है। तो उस इसके लिए कैसा ओवरकम कर सकते हैं सर? बस देखिए, यही कर सकते हैं कि
जोशादे के शक्ल में दिया जाए पुड़िया बना करके, या पैकेट बनाकर, जैसे भी अच्छे कर सकते हैं आप। और उसको यही कहिए कि दिन में उसको भिगो दिया जाए और रात को उबाल करके और उसका जूस निकाल करके चाय की तरह से, फिर आप उसको, अल्फाजों का खेल है कि कहवा बना करके पीना है आपको, ये बेड टाइम टी लेना है ये। उस वक्त वो जोशादा, काढ़ा या मुंजिस, ये ऐसी चीजें ना इस्तेमाल की जाए। फिर जब वो इस चीज से फायदा उठा लेता है तो फिर आप चाहे कुछ भी कहते रहिए, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप शुरू में ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे आपको, तो ज्यादा इंप्रेशन रहता है। जी सर। सर जी मिश्री या सर। शहद भी तो यूज कर सकते हैं इसकी जगह, कहती, शक्कर की जगह मिश्री या शहद भी यूज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अच्छा। कर सकते हैं। और ओके सर। बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल की जाए जरूरी नहीं है, बस थोड़ा सा किस्म का स्वीटनेस आ जाए। जो शिकवा है लोगों को, और सच है, वो सही भी है कि हमारे यूनानी के शरबत बहुत मीठे होते हैं, और मार्केट में तो बहुत ही ज्यादा शक्कर डाली जाती है। वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, इसलिए हम उसे बहस नहीं करेंगे। तो आप अपने लेवल पे अपने हिसाब से उसमें शुगर डलवा सकते हैं, डाल सकते हैं। सर यानी नुस्खा जोशांते खलल में शिकम कितने दिन देना है? जी, नुस्खा खलल शिकम कितने दिन देना है? ये 5 से 7 दिन काफी होता है। जी। तो 5 से 7 दिन में इसका जो मैंने कहा कि फायदा यही है कि हमें एक पता लग जाता है कि ये किस खिल्त का गलबा है। जब हम कंफ्यूज हो रहे हों, ऐसा कई बार हो जाता है, कुछ केसेस होते हैं जहां डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल हो जाती है कि क्या करें, किस तरफ है, या फिर बहुत दिनों दवा देने के बाद भी नहीं रिजल्ट मिलता, तब हम ऐसे हालात में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैंने 2 एक जगह देखा कि उन्होंने मुंजिज दिया, फिर जो है जब मुस्हिल देने की बारी आई तो मुंजिज में ही मुस्हिल मिला दिया, फिर जब तबरीद देना था तो तबरीद भी उसी में मिक्स कर दिया। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये उसूल ठीक नहीं है। अब उन्होंने हो सकता है किसी खास केस में कुछ खास बात समझ के कर दिया हो पर्सनली, लेकिन जी। रूटीन में करना या इसको दस्तूर बना लेना वो तो ठीक नहीं है। ओके। सर ये जवारिश कमूनी और हुर्स तिनकार किस सूरत पे नहीं देनी है? जवारिश कमूनी और कुस्तनकार दोनों ही प्रेगनेंसी में नहीं देनी है, कंट्राइंडिकेटेड है। और जो शरबत हम बता रहे हैं, अगर उसमें हंसराज डाला गया है तो वो भी प्रेगनेंसी में नहीं देना है। गुलबनफ्शा अगर बना डाल के बनाया है तो वो तब दे सकते हैं उसको। सर मुस्हिल की वजह से नहीं देंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन में कुर्स्तिनकार को, और जो कमूनी है उसको? देखिए, मुस्हिल तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को, सही तो ये रहता है कि कभी भी नहीं दिया जाए जी। पूरे 9 मंथ्स, लेकिन फिर भी 4 मंथ्स तक नहीं दिया जाए और 7 मंथ्स के बाद में नहीं दिया जाए। बीच में अगर इमरजेंसी आती है तो जैसे कि खैर शंबर है, इस चीज का हम मुसिल दे सकते हैं उनको। लेकिन अगर कुछ अवॉइड कर सकें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन अगर ऐसा लगता है बहुत इमरजेंसी है, बहुत हल्का, तो ठीक है, बस ये दे सकते हैं। वो भी इस टाइम में, उससे पहले तो नहीं देना है, न पहले ना बाद में, वो बाद के। सर लैक्टेशन में दे सकते हैं? हाँ, लैक्टेशन में दे सकते हैं। तो उससे बेबी को, जैसे अगर ब्रेस्ट फीड पर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं, बल्कि अगर बेबी को भी कोई जुकाम है या पेट खराब की दवा दे रहे हैं, पेट खराब है तो उसको फायदा होगा, जुकाम नजला है तो उसको फायदा होगा, मतलब नुकसान नहीं होगा कुछ। और अगर नहीं है उसको प्रॉब्लम तो नुकसान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अक्सर सर सी सेक्शन के बाद जो है वो कॉन्स्टिपेशन की जो कंप्लेंट लेकर आती है पेशेंट, तो उसको ये टेंशन रहती है कि मेरे टांगों पे जोर नहीं है, तो उसको उस सूरत में उसको एनिमा सजेस्ट करते हैं। तो ये मतलब ये कवर कर लेंगे अगर दोनों चीजें ही साथ में दे दे, कमूनी और तिनकार, या एक ही सिंगल? तो कमूनी मुस्सिल भी आती है, जवारिश कमूनी मुस्सिल, वो भी दे सकते हैं आप, और सनकार दे सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में जो खैर शंबर का जोशादा जो है वो बेहतर है, या फिर रोगन बादाम शीरी। सर रोगन बेदंजीर। वो भी दे सकते हैं, वो भी तनी पर वो भी दे सकते हैं। शिकम को दोबारा बता दीजिए एक बार। जी देखिए, इसमें गुलबनफ्शा, मवीज,
और बेहकासनी, बादियान यानी सौंफ, और बरगाउज़ुबा, ये 5 चीजें हैं। जज़ाकल्लाह सर। तो ये 2 बातें आप लोग, जो भी लोग अभी बिगनर्स हैं, तो वो लोग इस बात को तो सुने और ध्यान रखें कि अपनी प्रैक्टिस में नुस्खा खलल शिकम और ये 5 चीजें रखना शुरू करें, और फिर देखिए आप इंशाल्लाह डिफरेंस। ये बाकी चीजें हैं, इस्तफराग, मुंजिज, मुसिल, ये थोड़ी सी बात की बातें हैं। तो ये भी हम जब पेशेंट्स का हम पे एतबार हो जाता है, पेशेंट हमें बिलीव करने लगता है, या हमें खुद को कॉन्फिडेंस हो जाता है, हम सब जान जाते हैं, तो फिर ये भी होने लगता है। इसलिए हमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, एक साथ सब कुछ शुरू करें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे नुस्खा खलल शकम का अगर हम यूज़ ना कर पाए, उसके अल्टरनेट हम सफ़े असलसूस और कोर्सल कल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, टेम्परेरी तो चलती ही है, देते ही हैं, उनके भी अपने रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं। सर कमूनी और तिनकार सफरावी इसको नहीं देनी ना? हाँ, आप यूं कहलवाना चाहिए, वो बात सही है। हाँ, ये बलगमी वालों को हम देंगे, ये सही बात है आपकी। अगर आप फिर एक चीज, सफरावी केस अगर आपके पास ज्यादा आते हैं, तो फिर आप शरबत वर्द मुकर्रर भी रख लें, और वर्द मुकर्रर हलेलजी या वर्द मुकर्रर सनाई वो रखें तो ठीक है, और भी बेहतर है। अब देखिए इस तरह से फिर एक रेंज बढ़ती चली जाएगी। तो हम शुरू में सिर्फ 5 की इसीलिए बात कर रहे हैं कि 5 दवाओं से हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, और देना भी आसान होता है, समझना आसान होता है। फिर धीरे धीरे 6वीं 7वीं 8वीं ऐसे बढ़ते चले जाएंगे आप। लेकिन हाँ, आप यूं भी रखना चाहते हैं तो अच्छी बात है। सर ये जो 5 दवाइयाँ हैं, जैसे तुफ़्म कासनी, बादियान, बरगी गाउज़बा, और सर 2 और क्या हैं? ये किस चीज में बोल रहे हैं आप? हलेल शिकम के लिए बताया था। हलल शिकम में गुलबनफ्शा है, मबीज, बेहकासनी, बादियान और बरगाउज़बा, ये 5 चीजें। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। सर ये शरबत दीनार के बारे में बता रहे थे आप कि इसको किस में यूज करना है, जैसे जवारिश कमूनी को कब्ज, गैस और पेट भारी हो रहा है उसमें, तो जैसे शरबत दीनार का रह गया सर। शरबत दीनार देखिए बलगमी अमराज के लिए एक अच्छा शरबत है, और ये इसका खास फैल जो है जिगर पे है, और जिगर के साथ साथ यूट्रस पे भी है और मैदे पे भी है। यानी कि जिगर का, मैदे का और यूट्रस का जो इन्फ्लेमेशन है, जो बलगम की वजह से होता है, उसको निकालने के लिए ये अच्छा शरबत है। ये तो इसका मेन एक्शन है। लेकिन चूंकि इसके अंदर गुलसुर्ख, गुल नीलोफर वगैरह है, तो ये तल्लीन भी करता है, यानी कि मैदे को मुलायम करता है, यानी कि हल्के से पेट को साफ करता है। इसलिए अगर किसी शख्स को इस तरह का कब्ज हो जिसमें कि पेट सख्त हो रहा है, आप ये देखें कि इसके कहीं भी किसी जगह इन्फ्लेमेशन की सी चीज लगती है, बात लगती है आपको, तो ये आप शरबत दीनार रात को उस तरह के कब्ज में दें, और ये तल्लीन करेगा, ये इसहाल नहीं लाएगा, पेट को पाखाने को मुलायम कर देगा, आसानी से लाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में शरबत दीनार देंगे जब पेट में कहीं वर्म जैसी कंडीशन लगती है, या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या किसी को भूख नहीं लग रही है, तो शरबत दीनार का इस्तेमाल करिए। चूंकि ये बहुत कॉमन है कि ज्यादातर लोगों के लीवर में, चाहे हमें फिलहाल दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम होती है। तो आप जब शरबत दीनार देंगे तो उनके लीवर पे जाकर जब ये उसको हल्का करेगा, तो उसको बहुत डिफरेंस फील होगा पेशेंट को, और वो आपके कहेगा साहब बहुत अच्छा लगा उसके बाद। ये तो सफरावी मर्ज में देंगे ना सर? नहीं, शरबत दीनार को हम बलगमी अमराज में देते हैं, और बलगम निकालने के लिए होता है, लेकिन चूंकि इसके अंदर बाकी चीजें भी हैं तो ठीक है, थोड़ा बहुत सफरा को भी निकालता है, लेकिन बेसिकली ये उसके लिए है।
बलगम तो ये का और फैटी लिवर केस में किस हद तक इफेक्टेड है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में? हाँ दे क्या सकते बता हैं, दीजिए आप? बिल्कुल दे सकते हैं। तो कितने टाइम तक सर? 2-3 महीने तो सर देना ही ये पड़ता है। जज़ाकल्लाह सर। हम्म। और कोई सवाल? सर मिजाज के सर हिसाब से एलर्जिक जिगर कफ की होती है। इस्लाह के जी, मिजाज के हिसाब से सर मिजाज के हिसाब से जिगर की इस्लाह की जो दवाएं हैं, जैसे दबीदुल वर्द है, नौशादर है, जिक्रीन है, तो इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं सर? यानी सफरावी में कौन से इस्लाह जिगर के लिए दवाएं इस्तेमाल करेंगे मुरक्कब में, और बलगमी जिगर वाली बीमारियों के लिए कौन सी देखिए, मुरक्कब इस्तेमाल कर? हाँ देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो दवाएं हैं वो हर खिल्त के हिसाब से अलग अलग भी हैं, लेकिन एक ही दवा दूसरी खिल्त पे भी असर करती है। जैसे कि मुंजिस में होता है कि हम किसी एक खिल्त का मुंजिस दे रहे हैं, लेकिन वो दूसरी खिल्त को भी नुजुस देता है और थोड़ी बहुत उसको भी निकालता है। ऐसा कोई मुंजिस नहीं है हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ एक खिल्त पे काम करे। ये जब बात निकलती है तो बात आगे बढ़ती है, तब ये बातें सामने आती हैं, खुलती हैं कि ऐसा कोई मुंजिस नहीं है जो सिर्फ एक खिल्त पे काम करे, दूसरी खिल्त पे कुछ भी ना करे। वो अलग बात है कि हम बलगम का दे रहे हैं तो वो बलगम को ज्यादा निकालेगा, सफरा को या सौदा को कम निकालेगा, लेकिन दूसरी खिल्त पे भी असरअंदाज होगा। एक ये बात मुझे इसकी इसी तरह से दवाओं में भी है, जैसे कि शरबत दीनार बलगमी वर्म के लिए एक अच्छी दवा है, लेकिन चूंकि इसके अंदर कुछ दूसरी चीजें, बलगम को हटाने के लिए हम गर्म दवा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके असर को सही करने के लिए मुआविन के तौर पे कुछ ऐसी चीजें हम शामिल करते हैं। हमारे नुस्खे बड़े लॉजिकल होते हैं, बैलेंस्ड बहुत समझ के। तो हम गुल नीलोफर वगैरह उसमें जब डालते हैं, जब बर्ग वो गुलसुर्ख डालते हैं, तो फिर वो सफरा पे भी काम करता है। हमारा मकसद दूसरा था, लेकिन चूंकि वो दवा तो अपना सारा एक्शन जो है वो करेगी, इसलिए एक दवा दूसरी खिल्त पे या दूसरी डिजीज पे भी काम करती है। तो हम डिवाइड करने की जब बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि माजून दबिदुल वर्द, शरबत दीनार बलगमी केसेस के लिए है, जबकि शरबत बजूरी या रेवन चीनी, शोरा कलमी, ये सफरावी मामले के लिए है। लेकिन जब अब इसको हम हब्बे कबिद नौशादरी में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये बड़ा नुस्खा दूसरी चीजें इसमें शामिल कर देते हैं, तो फिर से ये बलगम को दूर करने वाला नुस्खा बन जाता है, चाहे उसमें फिर नौशादा शोरा कलमी शामिल हाल हो। आया समझ में? ओके सर, जी सर, जजाकल्लाह। और एक खास बात और ध्यान रखें कि सर प्लीज दोबारा रिपीट कर दीजिए सर। देखिए, जिगर के अमराज के बारे में हम जब भी इलाज की बात सोचेंगे, दवाओं की बात सोचेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे जो हमारे जहन में आएगी या आनी चाहिए वो होता है शरबत बसूरी मोतदिल। अब अगर हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हमारी डायग्नोसिस कंफर्म है कि जिगर में हरारत बढ़ी हुई है, ज्यादा सफरा है, तो ठीक है, हम शरबत बसूरी बारिद इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें यकीन है दूसरी तरफ कि नहीं, यहाँ पर बलगम का गलबा है, तो शरबत बजूरी हार इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं है या पूरा डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पा रही है, तो हम शरबत बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल करेंगे। जो कि डायबिटिक होता है उसकी बात हम नहीं करेंगे फिलहाल, वो एक अलग केस होता है। तो शरबत बजूरी मोतदिल लीवर के लिए सबसे पहले काम में आने वाली दवा है। अब अगर वो बलगमी होता है तो फिर हम दबीदुल वर्द के साथ इस्तेमाल करते हैं सुबह खाली पेट। और अगर ये सफरावी होता है तो फिर हम जवारिश जरिश्क है, या जवारिश तमर हिंदी है, जवारिश ऊद तुर्श है, या और भी जो इस तरह की खट्टे मिजाज वाली, या शरबत फालसा है, शरबत तमर हिंदी है, शरबत आलू बुखारा है, ऐसी चीजों के साथ इस्तेमाल करेंगे हम। और जिगर में जब हमें ये लगता है कि कहीं कोई रुकावट है, देखिए एक तो मादा होता है
और एक रुकावट होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तब हम शोरा कलमी जैसी या नौशादर जैसी या फिर कभी नौशादरी जैसी या रेवन चीनी जैसी या तो हम कसूस जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जब रुकावट की बात आती है, ऑब्स्ट्रक्शन कहीं जब लगता है, तो इसके लिए ऐसे केसेस में ज्यादातर तो ये होता है कि रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स आमतौर से सिर्फ स्टमक की या इसोफेगस की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये बहुत क्रॉनिक हो जाए और दवाओं करने के बाद भी ठीक नहीं हो तो हमें लीवर पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद लीवर का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ये क्या शरबत बसूरी उस तरफ हो गई। और अगर इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन वाली बात हो रही है तो हम हब्बे कबिद नौशादरी या इक्सीर गुर्दा सॉरी इक्सीर जिगर, जिसमें कि रेवन चीनी नौशादर और कल्बी शोरा है, ये तीनों चीजें हैं, ये हम तब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनको इस्तेमाल करते वक्त हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि किसी के अगर कोई किडनी की कोई प्रॉब्लम है तब हम नौशादर या शोरा कलमी जैसी चीजें नहीं देंगे। अगर किडनी के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल डिजीज है किसी को, तब। वैसे स्टोन वगैरह के लिए या पेशाब लाने के लिए किडनी की प्रॉब्लम्स में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो कंडीशन अलग होती है। और कोई सर एलर्जिक खांसी होती है ना सर, एलर्जिक कफ, लाइक धुएं से या फिर कोई भी तलन वगैरह के स्मेल से, तो वो खांसी में भी सेम वही नुस्खा दे सकते हैं जो आपने शरबत का बताया? तो हाँ, फौरी तौर पे तो वो काम करेगा। और फौरी सर तौर पे अगर बहुत गले में काफी खराश हो रही सालों है, से सांस मतलब फूल सेम वही प्रॉब्लम होती रही, तो ऐसे पेशेंट्स में क्या देना चाहिए? देखिए, पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये एलर्जी या एलर्जिक कफ क्यों होता है। यूनानी नजरिया बहुत सिंपल सा सादा सा है। जब किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ट्रेकिया हो या नेजल म्यूकोजा हो, इन जगहों पे हरारत और रतूबत बढ़ जाती है तो वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो फिर उन पे चाहे सर्दी ज्यादा हो जाए चाहे गर्मी ज्यादा हो जाए, वो असरअंदाज होती है और वो उसको रिएक्ट करती हैं, उसको वो वहां से हटाना चाहती हैं, वो उसको वहां से निकालना चाहती हैं, उससे उनको तकलीफ होती है, इसलिए वो रिएक्ट करती हैं और वहां से वो छींक के जरिए या नाक में रतूबत पैदा करके नाक बहने के जरिए ये इसको निकालती हैं और अपनी सफाई करती हैं और अपना को का बचाव करती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके अंदर जो गैर मुतदिल बात हुई है वो ये हुई है कि वहां पर रतूबत ज्यादा है और रतूबत में हरारत आ गई है। रतूबत जब ज्यादा हो लेकिन उसमें बरूदत हो तो वो रुकी रहती है, जमी रहती है, गाढ़ी रहती है, एक्टिव नहीं रहती है और बहुत जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन रतूबत में जब हरारत आ जाती है तो वो अपने आप में भी एक्टिव है और उस पर फिर कोई भी चीज आएगी, अगर सर्दी आई तो रिएक्ट करेगा, गर्मी आई तो रिएक्ट करेगा वो चीज। तो इसलिए हमारा उसूल इलाज जो है वहां पर ऐसा होना चाहिए जिससे कि वहां वो ऑर्गन में खुश्की पैदा हो जाए, यानी कि वो जो जायद रतूबत है, एक्स्ट्रा रतूबत है, वो वहां से चली जाए। अब इंसान चूंकि जिंदा जिस्म है इसलिए ये चीज पैदा होती रहती है। आपकी टेबल पे अगर पानी गिर जाता है तो आप एक बार पहुंच देते हैं और उसके बाद वो पानी वहां वापस नहीं आता, खुश्क हो गया, इलाज हो गया। लेकिन इंसानी जिस्म में चूंकि ये चीज कंटिन्यूस चलती रहती है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने आज एक बार एक टेबलेट दे दी और वहां खुश्की आ गई और फिर वो परमानेंटली खुश्की हो गई, ठीक हो गई, नहीं। जैसे कि अंग्रेजी दवा से आप एक टेबलेट देते हैं, वहां पे ड्राइनेस आ जाती है, आराम आ जाता है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर हो जाता है। चूंकि बॉडी का जो सिस्टम है जिसकी वजह से वहां रतूबत पैदा हो रही है वो आपने क्योर नहीं किया, तो हमें उस वक्त ऐसी दवाओं की जरूरत पड़ती है जो इस एरिया को खुश्क करें और यहाँ पर कंपेरेटिवली सर्दी पैदा करें, जो कि उसका नॉर्मल मिजाज है। और वैसे भी जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी भी चीज को नॉर्मलाइज करना या एतदाल पे लाना इलाज है। कहीं गर्मी बढ़ गई है तो उसको सर्दी दे करके नॉर्मल कर दीजिए, सर्दी बढ़ गई है तो गर्मी दे के नॉर्मल कर दीजिए, यानी कि नॉर्मलाइज करना इलाज होता है।
इसी तरह से जो एलर्जी की, चाहे वो राइनाइटिस हो एलर्जिक, या रिनोरिया हो, या और कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, उसमें हमें जो ये उसूल है वही अपनाना होता है। अब फिलहाल अगर हम इसकी खांसी की बात करें, एलर्जिक की, तो इसमें हमें वो दवाएं देनी होती है जैसे कि हब्बे ज़ीक़ुन नफ्स है, हब्बे शिफा है, या धतूरे वाला जो चीजें हैं जो कि खुश्की पैदा करती हैं। अब रेवंत चीनी का अपने आप में एक बहुत अच्छा फंक्शन है कि वो रतूबत को खुश्क कर देती है लेकिन गर्मी पैदा नहीं करती। इसीलिए इसमें जो हब्बे शिफा है, इसके फॉर्मूले में रेवंत चीनी भी है, और सौंठ भी है, धतूरा भी है, और फिर चौथी चीज इसमें ली गई है गोंद बबूल, जो कि चूंकि सौंठ गर्म है, रेवंत चीनी खुश्की कर रही है, धतूरा खुश्की कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां खुश्की बढ़ जाएगी। तो कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो वहां लुब्रिकेशन पैदा करे, तरी पैदा नहीं करे, ठंडक पैदा नहीं करे, लेकिन उस जगह को मुलायम करे, लुब्रिकेशन पैदा करे। तो हमने गोंद बबूल उसमें डाल दिया ताकि ये इसका साइड इफेक्ट, हम साथ के साथ ही इसका साइड इफेक्ट, क्योंकि हमें सब पता है कौन सी दवा क्या काम करती है, क्या इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट, तो हमने उसके साथ ही उसका साइड इफेक्ट का क्योर करने के लिए ये चीज ऐड कर दी, तो फिर उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। बहरहाल, तो यहाँ पर जब ऐसा होता है तो ऐसे केसेस में मुंजिज सबसे बढ़िया चीज होती है। अगर किसी को, जैसे कि आप कह रही हैं कि सालों हो गए हैं, तो आपको ऐसा मुंजिज चूज करना होगा जो इसको मादे को खींच करके और बाहर निकाल दे, क्योंकि मुंजिज का मतलब ही ये होता है कि वो जिस्म के किसी भी हिस्से से जहां आप टारगेट कर रहे हैं वहां जाकर के और उस मादे को इस काबिल बनाता है कि बाद में वो जो मुसिल दे रहे हैं वो खींच के ले आए। और इसीलिए मुसिल में और जो मुलय्यन होता है उसमें यही फर्क है, मुलय्यन सिर्फ आंतों तक काम करता है, मुसिल आपके अंदर कहीं भी जिस ऑर्गन को आप टारगेट करें, चाहे दिमाग इतनी दूर हो, या अंगूठे का कोई सूजन हो, या जिगर की कोई प्रॉब्लम, सब जगह से लेके आता है। शर्त यही है कि आप दवा उस जगह के हिसाब से पहुंचाएं जिस्म में। तो इस तरह से होता है ये इलाज। सर, जिन लोगों को मुस्तकिल खांसी, नज़ला, जुकाम, मतलब नज़ला और जुकाम रहता है, उनके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, वो सवाल यहाँ पर वही आता है कि हमारा जो उसूल है वो यही है कि खांसी या जुकाम जो है उसकी वजह क्या है, वो नज़ले हार है या नज़ले बारिद है। तो अगर गर्मी की वजह से है तो जाहिर सी बात है हमें सर्द दवाएं इस्तेमाल करनी होंगी, सर्दी की वजह से है तो हमें गर्म दवाएं इस्तेमाल करनी होंगी। हालांकि अगर सालों का पुराना हो गया है तो वो हम ये मानते हैं कि मुज़बिन होने के बाद उस मर्ज में वो तेजी, वो शिद्दत, वो हिद्दत नहीं रहती है, इसलिए हम उसको फिर इस तरह बलगमी कैटेगरी में ले जाकर, बारिद कैटेगरी में ले जा करके और उस तरह की दवाएं देंगे हम। तो एक माजून बनती है हमारे यहाँ, वो पोखरमूल, काकड़ा सिंगी, भारंगी, फिलफिल दराज, काकड़ा सिंगी, फिलफिल दराज, भारंगी, ये सब चीजें पीसकर बराबर वजन लेकर के शहद में मिला करके, और अगर आप दिन में 2-3 बार चटाते हैं तो जो पुरानी खांसी जुकाम होते हैं, या पुराना सीने में बहुत सारा बलगम जमा हुआ होता है, कफ रहता है, बलगम बनता रहता है, खत्म नहीं होता, ऐसे केसेस में ये बहुत अच्छा काम करती है चीज। जज़ाकल्लाह कायफल सर, और, जज़ाक सॉरी हाँ, कायफल और, इसमें कायफल और ये सब चीजें, ये एक ऐसी चीज है जिसको कि आप आराम से बना सकते हैं और अपने मतलब में रख सकते हैं थोड़े से इसमें, जब भी आया थोड़ा सा किसी को दे दिया, खिला दिया, तो फौरन रिजल्ट मिलते हैं। सर, दोबारा रिपीट कर दिए प्लीज़ इसको क्या आराम से। कायफल, भारंगी, काकड़ा सिंगी, फिलफिल दराज, पोखरमूल।
सब हम वजन। हम वजन। So shall we conclude the today's session? जैसे आपकी मर्जी। तो ठीक है फिर। सर हाँ डॉक्टर हिना प्लीज मुझे एक सर से क्वेश्चन करना था। सर ये कैप्सूल रस कपूर और कैप्सूल सारस जो है सर इसकी डोज क्या होगी? रस कपूर की? जी सर, रस कपूर की और सारे दोनों की सर। मैंने कब बताया? नहीं सर बताया नहीं सर, मैंने आपके यहाँ से मंगवाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए पहली बात तो यह है कि रस कपूर को आपको मुदब्बर करना है और जिन दवाओं के साथ करना है उसके साथ भी करिए। और इसकी तो 1 मिलीग्राम भी काफी होता है बस। कई दूसरी डायरेक्ट अकेला इस्तेमाल नहीं करें, दूसरी चीजों के साथ इस्तेमाल करें, जैसे कि सुहागा है या फिलफिल दराज है, ऐसी कोई चीजें इसके साथ बनाएं और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें। आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करें। नहीं सर, मैंने आपके यहाँ से कैप्सूल मंगवाया था, कैप्सूल रस कपूर और कैप्सूल अच्छा, सारस। बना हुआ यस हमारा सर, बना फॉर्मूला हुआ। मतलब? जी सर, जी सर। हाँ तो वो 1 डेली काफी है। दूध जरूर दें फिर ओके खाना ओके, खाने के बाद और दूध के सर। साथ। सर कितने दिन तक दें इस्तेमाल कराएं? 40 दिन। 40 डेज। ओके, थैंक यू 40 सर, दिन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक वालेकुम सवाल है बस। जी। सर मैं पूछ रहा था कि सफरावी लोगों के अंदर कुछ लोगों में तुर्श गिज़ाएं जो हैं वो बहुत उनको एकदम एलर्जी कर देती है, नुकसान देती है, क्योंकि उनके मिजाज के हिसाब से वो अपोजिट हैं, सर्द तर होती हैं। जैसे कुछ सफरावी लोग अगर नींबू खा लेते हैं तो उनको गले में एकदम खराश और एकदम नज़ला वगैरह हो जाता है, और या कोई भी वो तुर्श चीज। तो ये ऐसा क्यों होता है, मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ बस यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आपसे बस, कि आप इस जिसको पूरी तरह से सफरावी मान रहे हैं ना, वो सफरा के साथ बलगम की शमूलियत है। इसलिए जो नींबू है उस बलगम को की वजह से गले में कंस्ट्रिक्ट करता है, नुकसान करता है। तो आप और पेशेंट ये समझ रहे हैं कि वो सफरावी है, ठीक है, कुछ अलामात उसको सफरावी हैं, नो डाउट। जैसे कि हमने अभी सब कहा कि सफरा 5 तरह का होता है, जिसमें कि जब रकीक बलगम मिल जाए तो हम सफरा मिर्रा कहते हैं। तो ये उस तरह की कंडीशन है जो कि सफरावी अलामत देता है लेकिन उसके साथ बलगम है। तो आपने जब इसको ये चीज दी, नींबू दिया, जो कि सफरा को तो ठीक करता है लेकिन चूंकि बलगम है यहाँ पे, तो उसको की वजह से वो बलगम उसमें रिएक्ट करता है, बलगम के लिए नुकसान करता है, तो गले में खराश अच्छा भी हो सर, जाएगी। मतलब जो जो उसकी अलग कैटेगरी है उस पर भी जाना, जाकर देखकर सारी चीजें डिसाइड करनी होंगी। डिसाइड करनी होगी। जैसे कि अब इस केस में अगर आप नींबू के को पहली बात तो गर्म करें, उससे जी उसकी जो तेजी है वो खत्म होती है। दूसरी, उसमें काली मिर्च पीस के डाल दें, जी फिर वो जी जब चूसेंगे तो एक तरफ काली मिर्च उस बलगम को खत्म करेगी, काते बलगम है वो, और जी नींबू जो है सफरा को खत्म करेगा। यानी कि यहाँ पे दोनों चीजें खिल्त मिल रही हैं, तो दोनों चीजों को ही जाके मिला कर। इसीलिए आपने देखा होगा हमेशा नींबू को, जब तक कि आप कंफर्म नहीं है, कंफर्म है तो ठीक है, आप नो डाउट जो चाहे करें, जैसा चाहे करें, आप ऑथराइज्ड हैं। लेकिन जी अगर सर। कहीं ऐसी बात है तो फिर उसमें हमें ये चीजें शामिल कर दी जाती हैं। जैसे बहुत मशहूर नुस्खा है ये नींबू और फिलफिल दराज का, बहुत लोग करते हैं जी इसको, तवे पे गर्म करते हैं या आग पे गर्म करते हैं और फिर ये सब करते हैं, तब ये फायदा करता है। क्योंकि इस फॉर्म में ये बात कहकर खत्म करता हूँ, डॉक्टर हिना बहुत घूर रही हैं, शायद नींद आ रही होगी उनको। तो बहरहाल कि हम इस बात को हमेशा ही ध्यान में रखेंगे कि अकेली किसी खिल्त का भी गलबा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उस खिल्त के साथ कोई दूसरी खिल्त भी मिली हुई होती है, क्योंकि हमारे जिस्म में ये सारी की सारी खिल्त मिलकर ही दौड़ रही हैं, सर्कुलेट हो रही हैं। तो इसलिए ना तो हम ऐसी कोई दवा हमारे पास है जो सिर्फ एक खिल्त को निकाले बाकी को नहीं निकाले, बाकी भी चाहे हम हिजामा करें या फसद करें या मुंजिज मुसिल दें, दूसरी खिल्तें भी उसमें निकलेगी। वो अलग बात है कि किसी को सफरा का गलबा है तब हिजामा किया तो सफरा ज्यादा निकलेगा, बलगम कम निकलेगा क्योंकि वहां पे सफरा था ही ज्यादा, लेकिन दूसरी चीज भी निकलेगी। इसी तरह से मुझे तो जब हम इलाज करेंगे तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखेंगे कि ये खिल्त बलगम की है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको अगर ये कहीं
ऐसी कोई बात बता रहा है, खुश्की की बात बता रहा है, जलन की बात बता रहा है, तो ठीक है, फिर हमें थोड़ी सी सफरा का लिहाज रखते हुए कोई ना कोई चीज, जैसे अक्सर बलगमी नुस्खों में आलू बुखारे का इस्तेमाल शमूलियत कर दी जाती है, तो वो इस काम को करती है। तो ये बहुत बारीकी सी चीजें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप कंटिन्यूस सुनते रहते हैं या पढ़ते रहते हैं तो ये सब धीरे 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 आ जाता है। और जब अभी एक सिलसिला चल निकला है तो ठीक है, अभी फिलहाल जितना भी आज समझ में आया बहुत अच्छी बात है। कल इंशाल्लाह इसको फिर से दूसरी तरह से देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो तम्मत बिल खैर। जी सर, शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह सर कंटिन्यू करते सर नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे और इंशाल्लाह दूसरी खिल्त के साथ इंशाल्लाह सर ये कंटिन्यू कर लेंगे 4 सेशंस। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाँ।